बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो एक स्याह अंधेरी रात थी जिसने मेरे नसीबों को भी काला कर दिया था। मेरे मुस्तकबिल को मेरे सामने एक सवालिया निशान बना दिया था और मेरी शख्सियत को सबके सामने तमाशा बना दिया था। मेरा गरूर खाक में मिला दिया था। मुझसे मेरी अना, मेरा गरूर, मेरी इज्जत नफ्स सब कुछ छीन लिया था। ऐसे में मुझे सब लोगों ने ठुकरा दिया था, मगर एक वो था जो उस वक्त मेरे साथ था, मेरे सामने था, मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था। मैं जब चाहे उसे छू सकती थी, मगर मैं तो और ही जहां में खो गई थी। एक वक्त था जब उसका साथ मुझे खुशी देता था और अब ये मेरे साथ था तो मैं इससे बिल्कुल अनजान बन के बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। उसने गाड़ी एक अपार्टमेंट के नजदीक रोकी और मैं किसी रोबोट की मानिंद उसके पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक कमरे में ले आया और मुझे पानी का एक गिलास दिया। हमदर्दी से मुझे देखने लगा। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ। उसकी वापसी काफी देर के बाद हुई। उसने सारा सामान किचन में रखा और मेरे पास आकर बैठ गया। जो कुछ भी हुआ, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए भुला नहीं सकती? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से बैठी रही। फिर वो मुझे बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा, मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करता रहा, मगर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा था। जो सानिहा मेरे साथ गुजर चुका था उसका मदावा कोई मरहम नहीं कर सकता था। जो जख्म मुझे लगा था उसकी दवा किसी के पास भी नहीं थी। उस जख्म ने आहिस्ता आहिस्ता भरना था। उसकी कसक तो वक्त के साथ ही जानी थी और वो पागल ये समझ रहा था कि मैं उसके चंद लफ्जों से बहल जाऊंगी। जब उसने देखा कि मुझ पर उसकी कोई भी बात असर नहीं कर रही तो वो खामोश हो गया। उस अपार्टमेंट में मेरा रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हें यहाँ पर चंद दिन अकेले रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे घर वाले जल्द से जल्द मान जाएं और जिस इज्जत की तुम हकदार हो उस इज्जत के साथ तुम्हें घर में रुखसत करके ले जाएं। मगर वो नहीं मानेंगे तो मजबूरन फिर मुझे अकेले ही तुमसे निकाह करना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देने के लिए मैं मौजूद हूँ। क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने अब की बार भी उससे कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। मेरा जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका था और मेरे जहन में कोई लफ्ज ही नहीं बन रहा था, तो उसे मैं क्या जवाब देती? तुम्हें यहाँ चंद दिन अकेले रहना होगा। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैं यहाँ दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए आया करूँगा, मगर रात को यहाँ पर मेरा रुकना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। हाँ, मगर जब हम निकाह कर लेंगे तो मैं फिर तब तुम्हारे साथ यहीं पर होऊंगा। तुम बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर डर लगे या कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। उसने मेरे गाल पर थपकी दी और कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मेरे अलावा कोई भी आए तो तुमने दरवाजा नहीं खोलना। मैंने किचन में खाने पीने का सामान रख दिया है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तो ले लेना। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। अपनी नस्वानियत के पंदारे के मैंने बहुत हिफाजत की थी। खुद को सींट सींट कर रखा था। कभी किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया था और आज मैं बेकसूर होते हुए भी सबकी नजरों में मुजरिम बन गई थी। मेरी नजरों के सामने अपने माहोसियाल को घूमने लगे। मेरा नाम नूर है। मैंने बचपन से ही बहुत खुद तरसी जिंदगी गुजारी है। मैं छोटी सी थी जब मेरे अब्बू फौत हो गए और मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर आ गई। मेरी नानी तो बहुत अच्छी थी, हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर ममानी किसी भी सूरत हम लोगों को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थी। वो मेरी अम्मी से पूरा दिन घर के काम करवाती रहती थी और जब मामू आते तो उनसे झूठी सच्ची शिकायतें लगाती थी। यूं मामू अम्मी को कहते तो कुछ नहीं थे, मगर वो दिल ही दिल में अम्मी से बदजन हो गए थे। सारी सूरत हाल से नानी बहुत परेशान रहती। वो चाहती थी कि अम्मी की जल्द से जल्द शादी हो जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने एक रिश्ते वाली को भी कह रखा था। फिर एक दिन वो एक रिश्ता ले आई और उसकी तारीफों में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाने लगी। मेरी नानी को भी ये रिश्ता माकूल लगा था, क्योंकि वो मर्द अकेला था। उसकी एक ही बेटी थी जो कि मेरी उम्र की थी। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी
सास नंद का कोई झंझट नहीं था। नानी उससे मिली, घर बार देखा, मामू ने थोड़ी बहुत छानबीन की और हाँ कर दी। 1 महीने के बाद ही मेरी अम्मी की सादगी से दूसरी शादी हो गई। उस दिन मैंने अपनी अम्मी को पहली दफा इतना सजे सवरे देखा था। मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही थी। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस मासूम सवाल पर उन्होंने मुझे पकड़कर सीने से लगा लिया और रोने लगी। नानो इन्हें डांटने लगी, इस खुशी के मौके पर ऐसे मत रो। फिर अम्मी की रुखसती हो गई और नानो ने मुझे अपने पास रख लिया। मैंने अम्मी के पास जाने की जिद की तो नानो ने मुझे खिलौनों और खाने पीने की चीजों से बहलाया। 2 दिन के बाद अम्मी आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मेकअप भी किया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उनके साथ मेरी ही उम्र की एक बच्ची थी। वो मेरी अम्मी की गोद में बैठी हुई थी। उनके साथ एक मर्द था। मुझे कहा गया, आज से ये आपके अब्बू हैं और ये आपकी बहन है। मैं 2 दिन के बाद अम्मी से मिल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी मुझे गोद में बैठाए, प्यार करे, मगर अम्मी तो जैसे मुझे भूल ही गई थी। उस लड़की के साथ मसरूफ थी। उसका नाम सना था। ये मेरी उसकी पहली मुलाकात थी। फिर मैं अम्मी के साथ उनके घर आ गई। ये बहुत अच्छा घर था। मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा दिल करता था मुझे वो गोद में बिठाएं, प्यार करे, मगर अब ये मेरी ख्वाहिश हसरत बन गई थी। अम्मी मुझसे अब भी प्यार करती थी, मगर इजहार नहीं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने हालात के साथ समझौता करना सीख लिया। फिर जब पढ़ने की बात आई तो अम्मी ने मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया, जबकि जूबी एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगी। हम दोनों के लिबास में, खाने पीने में, रहन सहन में, गर्ज ये के हर बात में हम दोनों में फर्क था। ये बात मैंने शुरू में इतनी महसूस नहीं की, मगर रफ्ता रफ्ता मुझे हर बात समझ में आने लगी। अम्मी खुद भी हम दोनों में बहुत फर्क करती थी। घर में जो भी खाना बनता वो जूबी की मर्जी से बनता। उसकी हर फरमाइश पूरी होती थी, जबकि मैं कोई बात करती तो अम्मी मुझे डांट कर खामोश करवा देती। अब हम लोग बड़े हो रहे थे। हम लोग 9th क्लास में थी। मुझसे पहले जूबी के स्कूल में पार्टी हुई। उसने अम्मी के साथ जाकर अपनी मर्जी से शॉपिंग की थी। उसके इतने कीमती ड्रेस, जूते, ज्वेलरी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी पार्टी के लिए अच्छी सी शॉपिंग करूंगी और इस मकसद के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। मेरी पार्टी में कुछ ही दिन हैं। मैंने अम्मी को ये बात बताई। उन्होंने मुझे बेतासुर अंदाज में देखा। हाँ तो क्या हुआ फिर? एक पल को मैं उनके अंदाज पर झिझकी। अम्मी, मुझे इसके लिए शॉपिंग करनी है। उन्होंने मुझे हैरानगी से देखा। तुम्हारे पास इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है शॉपिंग की? मगर अम्मी, जूबी के पास तो मुझसे ज्यादा कपड़े और चीजें हैं, एक से बढ़कर एक है। उसने भी तो अपनी पार्टी के लिए नई शॉपिंग की है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? वो उस वक्त शाम के खाने के लिए सब्जी बना रही थी। मेरी बात पर उन्होंने छुरी को जोर से काउंटर पर पटका। तुम्हारा जूबी के साथ क्या मुकाबला है? उनके अंदाज पर एक पल को तो मैं हैरान रह गई। अम्मी, इसमें मुकाबले की क्या बात है? बात असूल की है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी मर्जी की चीजें लूं, मगर आपने मुझे मेरी पसंद का कभी कुछ नहीं दिलवाया। एक पल को तो उनके चेहरे के तासुरात नरम पड़े थे, मगर उन्होंने फिर से खुद को संभाल लिया। जूबी के बाप का घर है ये। वो अगर शॉपिंग करती है तो उस पर उसके बाप पैसा लौटाता है। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि उन्होंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। तुम्हारी जरूरियात पूरी करते हैं, यही काफी है। मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। उनके इतने सख्त अल्फाज पे मैं घिंग हो गई थी। ये बात वो अगर नरम अल्फाज में कहती तो भी मैं समझ जाती। इसके बाद मैंने उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं की। जो खाने में देती खा लेती और जो पहनने को देती पहन लेती। अपने जज्बात का इजहार करना मैंने छोड़ दिया था। मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद मैं शुरू से ही पहली पोजीशन लेती थी, जबकि जूबी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के साथ ट्यूशन भी पढ़ती थी, मगर उसने कभी पोजीशन नहीं ली थी। वो हमेशा पासिंग नंबर्स लेती थी। 9th का रिजल्ट आया तो मैंने अपने स्कूल में टॉप किया और जूबी के मार्क्स बहुत कम थे। मेरे अम्मी अब्बू मेरी खुशी में खुश होने की बजाय जूबी के लिए अफसुर्दा हो रहे थे कि उसके नंबर इतने कम क्यों आए हैं। बाप तो मेरा सुतेला था, उससे मुझे कोई गिला नहीं, मगर मुझे अपनी सगी माँ पर अफसोस हो रहा था। वो शायद खुशी का इजहार करने से इसलिए डर रही थी कि अब्बू और जूबी को बुरा न लग जाए।
मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। पढ़ाई को मैंने अपना नस्बुल एंड बना लिया था। पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। मगर पिछले कुछ दिनों से अम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अब किचन में उनको काम करवाती थी और बाकी कामों में भी उनका हाथ बटाती थी। मगर ज़ूबी को न पढ़ाई में दिलचस्पी थी और न घर के कामों में। वो बस फोन पे अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने में लगी रहती थी। मगर मेरी ना तो कोई उतनी खास सहेली थी, ना ही मेरे पास इतना वक्त होता था। 10वीं क्लास में भी मैंने बहुत अच्छी पोजीशन ली। अब मुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला था। अब एक बार मेरी अम्मी मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। मगर अब्बू का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें मेरी कामयाबी की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उन्हें ज़ूबी के कम मार्क्स आने का मलाल था और इसका इजहार भी वो गाए बगाए कर रहे थे। उसके कॉलेज में को एजुकेशन थी और मैं फूंक फूंक कर कदम रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को शिकायत का मौका मिले, इसलिए मैं सर झुकाए अपने काम में मगन रहती थी। मेरा अंदाज देखकर किसी भी लड़के की कभी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। कॉलेज में भी मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। FSC मैंने बहुत शानदार नंबरों से पास किया। मेरी बोर्ड में पहली पोजीशन आई और मुझे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मैं अब भी स्कॉलरशिप रही थी। मेरी पढ़ाई किसी पर भी बोझ नहीं थी और मैं अपनी छोटी मोटी जरूरियात पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। जबकि ज़ूबी की एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई थी। वो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थी। अब्बू का मारे सदमे और गुस्से से बुरा हाल था। वो इस बात पर मेरी मिसालें देते थे। ज़ूबी की तो मुझसे पहले भी नहीं बनती थी, अब बताओ वो तो मुझसे खार खाने लगी थी, बकायदा मुझसे चिढ़ने लगी थी। मगर मैं इसकी किसी बात की परवाह नहीं किया करती थी। मेरा मकसद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी सी पोजीशन लेकर जॉब करने का था। मैं अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती थी। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। मगर मुझे कभी कभी एक बात खटकती थी। अब्बू का मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वो बज़ाहिर तो कुछ नहीं कहते थे, मगर उनके अंदाज से मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि वो बात बात पर को एजुकेशन में पढ़ने वाली लड़कियों की मुखालफत करते थे कि ऐसी लड़कियां बेहया होती हैं, बेदीद हो जाती हैं, बदलिहाज हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। मैं इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर मेरी अम्मी पर इन बातों का बहुत असर होता था और शायद अब्बू का मकसद भी अम्मी को सुनाना था। वो मुझे नसीहतें करते नहीं थकती थी। मुझे भी अपनी इज्जत और वकार बहुत अजीज था। मैं किसी को भी खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकती थी। मगर जहाँ बात दिल की या मोहब्बत की आ जाती है तो इंसान वहाँ बेबस हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ था। वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, बल्कि मोहब्बत से ज्यादा मेरी इज्जत करता था। वो एक बहुत अच्छे खानदान से था, बहुत अमीर कबीर फैमिली का था। उसका नाम सुफियान था। मेरी उसके साथ पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। वो मेरे ही डिपार्टमेंट में था और उसे मुझसे नोट्स चाहिए थे। वो मुझसे इस कदर इज्जत और मोहब्बत से बात करता था, मेरे दिल में वो खुद ही घर कर गया। कुछ ही अरसे बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन गए। हम दोनों के दिल में ही मोहब्बत की चिंगारी भड़क उठी थी। हम दोनों ही मुस्तकबिल के लिए ख्वाब बुन रहे थे। हमें यकीन था कि हमारे रास्ते में कोई भी जालिम समाज आयल नहीं था। मगर सुफियान का थोड़ा सा इशू था। उसकी अम्मी अपनी भतीजी को बहू बनाना चाहती थी, मगर ये इतना बड़ा मसला नहीं था। सुफियान कहता था मैं अपनी अम्मी को मना लूंगा और इसी तरह 4 साल का अरसा बीत गया। हमारी डिग्रियां मुकम्मल हो गई थी। मेरा इरादा जॉब करने का था, मगर सुफियान ने मुझे मना कर दिया। उसने कहा था मैं जल्द ही अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजूंगा। शादी के बाद हम दोनों अपने ऑफिस में ही काम करेंगे। मैं भी इस बात पर बहुत खुश हुई और उसकी बात मान गई। मैंने अपनी अम्मी को भी अभी ये बात नहीं बताई थी। मैं चाहती थी कि सुफियान अपने घर वालों को मना ले तो उसके बाद मैं घर पे बात करूं। सुफियान को सिर्फ अपनी अम्मी की तरफ से मसला था। उसे अपनी अम्मी को मनाने में थोड़ा सा वक्त लगा था, मगर फिर वो बेटे की खुशी के आगे हार गई और अपनी भतीजी को बहू बनाने की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई थी। फिर जब मैंने अपनी अम्मी से बात की तो उन्होंने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। ये बात उन्होंने अब्बू के साथ की तो वो तंजिया अंदाज में हंसे और बोले मैं लड़कियों की ज्यादा तालीम के हक में इसीलिए नहीं हूँ कि वो पढ़ने की बजाय अपने लिए रिश्ते तलाश करने लगती हैं। इस बात पर अम्मी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई। वो मुझसे खफा हो गई कि मेरी वजह से उन्हें अब्बू के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सुफियान के घर वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर आए तो उनकी अम्मी का नॉर्मल अंदाज लेकर मैं मुतमईन हो गई। उन्हें देखकर
कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती मनाया गया है। वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन मेरे अब्बू एक मामूली दुकानदार थे, मगर वो लड़का हर सूरत मुझसे शादी करना चाहता था। निकाह के बाद मेरी सास ने एक नजूमी को बुलाया, जिसने ये कह दिया अगर मैं शादी के पहले साल शोहर के करीब आई तो उसकी मौत हो जाएगी, और बारात मेरे बगैर ही लौट गई। अब्बा ने मुझे अपनी बेइज्जती की वजह बोलकर घर से निकाल दिया। रात के अंधेरे में चलती गई जब अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। रूह कांप गई जब देखा वो सुफियान था। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर मैं अब यहाँ इस अपार्टमेंट में थी। मुझे याद आया मैं सुबह से भूखी हूँ। आज तो मैंने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया था और अभी मैं तैयार हो रही थी कि जब ये वाकया रोनमा हो गया। मैं अपनी गलती समझने से कासिर थी। मेरे साथ वो हो गया था जो मैं किसी भी सूरत इस चीज की हकदार नहीं थी। मुस्तकबिल जैसे तरीक हो गया था, मंजिल जैसे खो सी गई थी। ना कोई रास्ता दिखाई देता था, ना कुछ सुनाई देता था। मैं कितनी देर इस पोजीशन में रही और फिर वहीं पर सो गई। अगले दिन मेरी आंख दरवाजे खटकाने पर खुली। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने सुफियान खड़ा था। रात को कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये लफ्जी जवाब दिया और वापस चली गई। मैं दिल ही दिल में सुफियान से भी खफा थी। वो बारात वापस लेकर जाने की बजाय मेरे लिए स्टैंड ले सकता था। वापस मुड़ने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर बैठ मेरे पास, मुझसे भी खफा हो तुम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से बैठी रही। यार, उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मैं बुखला गया था। मुझे अम्मी की बात मानना पड़ी, मगर मुझे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस पलट आया था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा और सच चाहे जो भी हो सबके सामने ला कर रहूंगा। मगर मैं फिर भी तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़े हुए इस अंदाज में बोला। मुझे हंसी आ गई। शुक्र है तुम हंसी तो सही। फिर उसने मुझे नाश्ता करवाया और थोड़ी देर के बाद वो चला गया। मेरी जिंदगी अब इसी अपार्टमेंट में गुजरने लगी थी। मैं पूरा दिन अकेली बैठी रहती थी। मैं तन्हाई से बहुत ज्यादा घबराती थी। मुझे अम्मी की बहुत याद आती थी। अगर मैं दिल ही दिल में उनसे खफा थी, वो तो मेरी माँ थी। उन्हें तो मेरे जज्बात की कदर करनी चाहिए थी, मेरे हक में बोलना चाहिए था। जो कुछ उस नजूमी ने कहा उसमें मेरा क्या कसूर था? इस सब में मेरी कहाँ गलती निकलती है? एक एक कहने की बेसरोपा बेबुनियाद बातों पर मुझे सजा सुना दी गई थी। ऐसा कहाँ होता है? मैं यही सब कुछ सोचते चलते करते दिन गुजारती रहती थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। 2-3 दिन से सुफियान भी नहीं आया था। मैं ये सोच सोच कर मजीद परेशान हो रही थी कि वो क्यों नहीं आ रहा। फिर एक दिन वो आया तो बहुत टूटा हुआ लग रहा था और परेशान और बहुत अफसुर्दा। मैं उसका चेहरा देखकर ठटक गई। उसने मुझे कहा, आओ मेरे साथ। कहाँ? मैंने पूछा। चलोगी तो ये भी पता चल जाएगा। वो हद से ज्यादा संजीदा लग रहा था। मैं खामोशी से चल दी। गाड़ी अब जाने पहचाने रास्तों पर सफर कर रही थी। एक घर के सामने आकर उसने गाड़ी रोक दी। मैंने हैरान नजरों से उसे देखा। उस घर से तो मैं धुतकार कर निकाल दी गई थी, फिर अब वो मुझे इस घर में क्यों लाया था? वो मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। यहाँ पर मेरे और उसके घर वाले सब लोग बैठे हुए थे। मेरी अम्मी ने मुझे देखा तो लपक कर मेरे पास आई, मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? उनको इतने दिन के बाद रूबरू पाकर मैं भी अबदीदा हो गई थी। इतने में सुफियान की अम्मी बोली, ये क्या तमाशा है सुफियान? तुमने यहाँ हम सबको क्यों बुलाया है? थोड़ी देर में आप सब लोगों को पता चल जाएगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाले को देखकर मुझ समेत सब चौंक पड़े। ये तो वही नजूमी था जिसने मेरी बदबख्ती का ऐलान किया था। सुफियान की अम्मी का चेहरा वाज़िया तौर पर सफेद पड़ गया था। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? उनकी आवाज में घबराहट नुमाया थी। बताओ सबको सब कुछ साफ साफ। उस दिन जो बोला वो किसके कहने पर बोला था और उसे तुम्हें क्या फायदा हुआ? उस दिन ये बेगम साहिबा मेरे पास आई, मुझे एक बहुत बड़ी रकम की पेशकश की और मुझे वो सब कुछ बोलने को कहा जो मैंने उस दिन बारात वाले दिन बोला था। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। सबकी नजरों का रुख अब सुफियान की अम्मी की तरफ था। सबके लिए ये न्यूज किसी शौक से कम नहीं थी। बेगम, आपने ऐसा क्यों किया? वो भी अपने ही बेटे के साथ? वो खामोश रही। वो तो नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो बोलती भी तो कैसे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपने तो इस बच्ची की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अपनी भतीजी सबा के साथ सुफियान की शादी करना चाहती थी, मगर
ये किसी सूरत भी नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ मैंने भाई से वादा किया हुआ था कि उनकी बेटी ही मेरी बहू बनेगी, मगर इस लड़की ने इस पर न जाने क्या जादू कर दिया था कि इसे नूर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। सबा भी सुफियान को पसंद करती थी और उसने ये धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी सुफियान से ना हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। और आप लोग जानते हैं कि मुझे अपनी भतीजी से कितनी मोहब्बत है। मैंने ये कदम उठाया। बहुत अफसोस हुआ बेगम ये सुनकर कि अपनी भतीजी की मोहब्बत में इतना गिर गई कि एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। और भाई साहब, आप अब इनकी तोपों का रुख मेरे अब्बू की तरफ था। अगर ये सब कुछ आपकी सगी बेटी के साथ होता तो आप तब भी ऐसा ही करते? नहीं ना। अब इनका सर शर्म से झुक गया था। अगर देखा जाए तो ये भी आपकी बेटी ही है। तुम अब क्या चाहते हो? मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ और अभी रुखसत करके घर लेकर आना चाहता हूँ। दोबारा से दुल्हन बनी और अपने ससुराल में रुखसत होकर आ गई। सुफियान पहले मेरी मोहब्बत था, अब वो मेरा शौहर भी था। दिल में उसकी कदर और मोहब्बत बहुत बढ़ गई थी। उसने मुझे बहुत मान दिया, मुझे सबकी नजरों में सुरखरू कर दिया था। मैं उसकी बहुत ममनू हो गई थी। जब वो मेरे कमरे में आया तो बहुत अफसुर्दा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझसे कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ है तुम इसे भुला सकती हो। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। अपने दिल में मेरी अम्मी के लिए कभी भी नफरत या बुग़्ज़ नहीं आने देना। जो होना था हो गया। आप अपना दिल उनकी तरफ से साफ कर लो। जो हुआ उसे भूल जाओ, उन्हें माफ कर दो। फिर इसके बाद मैंने भी सुफियान के कहने का मान रखा और भूले से भी इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। रफ्ता रफ्ता मैं उसकी अम्मी के दिल में भी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अब वो भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। फिर 1 साल बाद जब अल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता किया तो ससुराल में मेरे कदम जम गए और मेरी कदर में भी इजाफा हो गया था।